खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी मोदी सरकार की 3 तलाक बिल को पास कराने की मंशा अधूरी रह गई। हालांकि इससे पहले कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक बिल में कुछ अमेंडमेंट्स करते हुए इसे पहले से कुछ हल्का करने की कोशिश की है। अब 3 तलाक गैर जमानती तो बना रहेगा, पर पुलिस के पास नहीं, मजिस्ट्रेट के पास होगा जमानत देने का अधिकार। तलाक विक्टिम औरत या उसके खून के रिश्ते का कोई शख्स ही एफआईआर दर्ज करा सकेगा और कोर्ट की इजाजत से मियां बीवी के लिए समझौते की गुंजाइश भी होगी। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आज संसद में यह जरूर कहा कि 3 तलाक बिल पर कांग्रेस का रुख एकदम साफ है, लेकिन रुख है क्या, यह नहीं बताया। दरअसल ओपोजिशन की अभी भी यह फिक्र बरकरार है कि 3 साल की सजा और शौहर को जेल भेजे जाने के बाद बीवी की देखभाल कौन करेगा। उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन ने विपक्षी सांसदों से मुलाकात के बाद बिल में बदलावों को आंखों में धूल झोंकने की कोशिश बताते हुए फिर खारिज कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अब ऑर्डिनेंस का रास्ता अख्तियार करेगी सरकार, और क्यों बदलाव के बाद भी ऑपोजिशन को मंजूर नहीं है ट्रिपल तलाक बिल। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। पार्लियामेंट में टल गया 3 तलाक बिल। क्या बीजेपी और अपोजिशन 3 तलाक बिल को अटकाकर रखना चाहती हैं? मोदी हुकूमत के बिल पर अपोजिशन को नहीं है भरोसा। क्या तरमीम के बाद भी अपोजिशन को मंजूर नहीं 3 तलाक बिल? जिस तलाक सलासा बिल की मुखालिफत मुस्लिम तंजीमें कर रही हैं, मुस्लिम खवातीन कर रही हैं, उस बिल को कानूनी हैसियत देने के लिए मरकजी हुकूमत फिक्रमंद है। आज तलाक सलासा पर मबनी बिल राज्यसभा में पेश किया जाना था, लेकिन अपोजिशन के हंगामे के चलते हुकूमत बिल पेश नहीं कर सकी। अब इस बिल को पार्लियामेंट के आइंदा सेशन में पेश किया जाएगा। वहीं तलाक सलासा बिल पर यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का कहना है कि उनका मौक़िफ़ वही है जो पहले था, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। पोजीशन बिल्कुल स्पष्ट है। तलाक सलासा बिल में तरमीमात के बावजूद कई मुस्लिम तंजीमें आज भी इस बिल को इस्लाम मुखालिफ करार दे रही हैं। जमातुल उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी के मुताबिक मुसलमानों ने बिल को कबूल नहीं किया है और वो शरीयत पर अमल पैरा रहेंगे। वहीं अपोजिशन जमातों ने भी तलाक सलासा पर मबनी बिल को पेश किए जाने की सख्त मुखालफत की है। आदमी को 3 तलाक़ें न देनी चाहिए। इस्लामी निज़ाम तो ये है कि 3 तलाक़ों के बाद बीवी और शौहर का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अब ये मसला कि आया वो ख़त्म मानती है गवर्नमेंट या नहीं मानती, पहले ये मसला सामने आए। तलाक सलासा बिल पार्लियामेंट के गुज़िश्ता सेशन में लोकसभा में मंजूर हो गया था, लेकिन राज्यसभा में एनडीए अक्सरियत में नहीं है, इसलिए मरकजी हुकूमत अपोजिशन के इत्तेहाद के आगे बेबस नजर आई। मरकजी हुकूमत को उम्मीद थी कि तरमीम के बाद तलाक सलासा बिल को राज्यसभा से मंजूर कराने में अपोजिशन की हिमायत हासिल होगी, लेकिन अपोजिशन के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। तो क्या तरमीम के बाद भी अपोजिशन को मंजूर नहीं है 3 तलाक बिल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आखिर क्यों बदलाव के बाद भी ऑपोजिशन को मंजूर नहीं है ट्रिपल तलाक बिल, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अश्विनी उपाध्याय साहब मौजूद हैं और ट्रिपल तलाक और हलाला को लेकर अदालत में तमाम पीआईएल्स दायर कर चुके हैं। एक लड़ाई ये भी लड़ रहे हैं इन तमाम बुराइयों के खिलाफ। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना सैफ अब्बास साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से इस लाइव डिबेट का हिस्सा हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से, और फॉर्मर जज जस्टिस सीबी पांडे हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में सोशल एक्टिविस्ट शबनम खान भी इस डिबेट को ज्वाइन करेंगी, आपको स्क्रीन पर बस चंद पलों में नजर आएंगी। अश्विनी उपाध्याय साहब, पहला सवाल आपसे कि अब रास्ता क्या बचता है? ट्रिपल तलाक बिल तो लटक गया है और जितनी उम्मीदें थीं वो सब धराशायी हो चुकी हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि लटका ही रहेगा। 2019 आ जाएगा और यह मामला चुनावी मुद्दा तो बन जाएगा, लेकिन जो इंसाफ दिलाने की बात थी मुस्लिम महिलाओं को वो होती हुई नजर नहीं आ रही है कुल मिलाकर। तो क्या अब ऑर्डिनेंस का रास्ता अख्तियार करेगी सरकार, ऐसी कोई मंशा है?
देखिए, पिछले साल यही महीना था, अगस्त का महीना था। 22 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का ऐतिहासिक फैसला आया, जिस दिन उन्होंने बहनों के ऊपर से इस तलाक रूपी तलवार की जो तलाक का डर था उसको उन्होंने खत्म किया और सरकार को आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर आप कानून बनाओ। 22 अगस्त का आदेश था और दिसंबर 6 महीने से पहले ही 5 महीने में ही सरकार ने कानून एक बना के मसौदा पेश कर दिया और पास भी करा दिया। अब उसके बाद से लगातार इसको लटकाने की कोशिश की जा रही है लगातार। और मैं आज आपको इंडियन पिनल कोड का 498A में खास बात बताऊं कि पहले जब ट्रिपल तलाक का जो कानून बनाया गया था वो 498 के बराबर बनाया गया था कि इसमें उसको बेल नहीं मिलेगी, कंपाउंडेबल नहीं होगा और तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये 498 में यही है। अगर कोई हिंदू पुरुष, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई भी आदमी अपनी पत्नी को अगर टार्चर करता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो उसको तत्काल 498 में, जिसको क्रूएल्टी बोलते हैं, क्रूएल्टी इसमें डिफाइन है, उसको गिरफ्तार कर लेगी। उसके परिवार का कोई सदस्य जाके शिकायत कर दे, उसके मायका का कोई सदस्य कर दे, देवर कर दे, भाई कर दे, कोई भी कर दे, लेकिन इसमें बेल नहीं मिलेगी। अब लगातार विपक्ष मांग कर रहा था नहीं 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 बेल होनी चाहिए, बेल होनी चाहिए। हमारी सरकार ने विपक्ष की बात को स्वीकार करते हुए ये एक बीच का रास्ता निकाला कि बहनों को न्याय मिले, मुस्लिम बहनों को न्याय मिले, इसलिए उनकी 3 बात मान लिया कि ठीक है मजिस्ट्रेट के पावर होगी, वो बेल दे दे। ये भी डाल दिया, कंपाउंडेबल कर दिया कि अगर ठीक है पति पत्नी आपस में तुरंत सहमत हो जाते हैं तो गिरफ्तारी भी खत्म, सारा मामला खत्म, दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाएं, तो कंपाउंडेबल भी हो गया। इसको करने के बावजूद आज जिस तरीके से नंगा नाच खेला है विपक्ष ने, खासतौर पे कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है और जिसकी मुखिया खुद एक महिला है, सोनिया जी, तृणमूल कांग्रेस जिसकी मुखिया खुद एक महिला है, बहुजन समाज पार्टी जिसकी मुखिया खुद एक महिला है, उन लोगों ने आज जो बहनें, पूरे देश की बहनें, केवल मुस्लिम बहनें नहीं बल्कि देश की सभी महिलाएं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख हो, चाहे ईसाई, सभी बहनें आज आशा लगा के ऑपोजिशन रोड़े अटका रहा है। मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं मामले को टालने की कोशिश की ना। अब मॉनसून सेशन का आखिरी दिन था, वो भी फ्राइडे, और उसमें आप पास कराने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं तो ये आपको भी पता था कि आज नहीं हो पाएगा ये। अगर ये लाना था तो पहले दिन लाना था। अगर आपकी सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, आप ठान चुके हैं मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने की बात, तो इतनी देरी क्यों, इतना इंतजार क्यों, आखिर में क्यों, शुरुआत में क्यों नहीं? नहीं, हमारी समीर भाई, हमारी सरकार ने तो इंतजार किया ही नहीं। हमारी सरकार ने तो पिछले साल लोकसभा में हमारा जहां बहुमत था पिछले साल ही पास कर दिया। दिक्कत हुई थी यहां राज्यसभा में जहां हमारा बहुमत नहीं है, और वहां पे मैं ये तो कह रहा हूं, सबसे आश्चर्य की बात यह कि ये जो लोग मांग कर रहे थे उन तीनों को मांगों को मान लिया गया, अमेंडमेंट डाल दिया गया। हालांकि उसके लिए कुछ एक बहनों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से यह भी शिकायत हुई कि आप इस कानून को कमजोर क्यों कर रहे हैं। हमारे ऊपर यह भी कहा गया कि आप इसको डाइल्यूट मत करिए, बहुत मजबूती के साथ उसको रखना जरूरी है। उसके बावजूद अगर 3 चीजें अमेंडमेंट मान लिया गया, उसके बावजूद अगर ये कर रही हैं, तो मुझे लगता है जो काम इन्होंने शायरा बानो के टाइम में किया, साहबानों के लिए किया था, वही काम अब दोबारा फिर से कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि महिलाओं को आजादी मिले, ये चाहते महिलाएं ऐसे डरी रहे, महिलाओं के ऊपर तलाक की जो तलवार है वो खड़ी रहे, ये बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक, इसलिए हमारी सरकार निश्चित रूप से, देखिए, 2 रास्ता बचता है। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं। रशीदी साहब, ठीक है, ऑर्डिनेंस का उस पर हम बात करेंगे। अश्विनी जी, रशीदी साहब, क्या आपको लगता है अब क्या दिक्कत है? अब तो अमेंडमेंट्स भी हो गए, संशोधन भी हो गए, यह भी कह दिया कि भाई गैर जमानती तो बना रहेगा लेकिन पुलिस के पास जमानत का अधिकार नहीं होगा। आप लोगों को एक डर सबसे बड़ा यह था कि पुलिस जो है वो फिजूल में परेशान करेगी। अब यह कह दिया गया है कि भाई जमानत का अधिकार जो है वो मजिस्ट्रेट के पास होगा, और कोई भी एनजीओ, कोई भी संगठन आकर एफआईआर नहीं दर्ज करा सकता। जो खून के रिश्ते वाले लोग हैं वही एफआईआर भी रजिस्टर करा पाएंगे, और एक समझौते का भी प्रावधान छोड़ दिया गया है कि समझौते की भी गुंजाइश है। अब क्या दिक्कत है? समीर भाई, एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं। जी इरशाद। तुम ही हाकिम, तुम ही मुंसिफ, तुम ही कातिल ठहरे, अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर।
इन्हीं को बिल लाना है, इन्हीं को बिल पास करना है। अपोजिशन को गाली दे रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं। ना अपोजिशन इसमें रोड़ा है, ना कोई मौलाना इसमें रोड़ा है। जब इनको कल उपसभापति नामित करना था तो इनके पास आंकड़े आ गए 125। हाँ, तब हो गया बहुमत। लेकिन आज जब ट्रिपल तलाक का नंबर आया तो इनके पास आंकड़े नहीं है। आज इनके पास आंकड़े नहीं है। देश देख रहा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, कल की बात है, पूरा देश देख रहा है। और मैं साधुवाद देता हूं आज चैनलों को कि चैनलों ने कम से कम यह सवाल उठाया है कि कल आंकड़े आपके पास कहां से आए थे और आज आंकड़े आपके पास क्यों नहीं है। दूसरी बात, एक बात आपने कही थी कि अब जो है एक इनके पास एक पावर बचती है कि ये ऑर्डिनेंस ले आए। मेरे भाई, जब ये राम मंदिर पर ऑर्डिनेंस नहीं लेके आ पाए तो 3 तलाक पर कैसे ले आएंगे? जब इन्होंने दफा 370 पर अब तक बात नहीं की तो ये 3 तलाक बिल पर कैसे बात करेंगे? जब इन्होंने वो सारी बातें ठीक है रशीदी साहब, चलिए मान लिया वो सारी बातें देश देख रहा है, लेकिन देश तो ये भी देख रहा है ना कि 3 अमेंडमेंट्स होने के बाद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को ये मंजूर नहीं है। अभी भी वो नहीं चाह रहे कि ट्रिपल तलाक बिल पास हो, अभी भी वो नहीं चाह रहे कि नाइंसाफियां बंद हो। ये भी तो देश देख रहा है ना। समीर भाई मेरी बात सुन लीजिए। ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बिलाने पे पहले ऐतराज था, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बिलाने पे आज ऐतराज है। अरे आज जताया उन्होंने ऐतराज, बिल ये कल का खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, अमेंडमेंट हो गया है, फिर भी हम नहीं मानते इसको, फिर भी इसे खारिज होना चाहिए। ये स्टैंड है ऑफिशियल। मैं वही तो बता रहा हूं, मैं वही, मेरे भाई मैं वही तो बता रहा हूं, धूल क्यों झोंकी जा रही है, मैं वही तो बताना चाह रहा हूं आपके चैनल पे। ये धूल ही तो है कि कल आपके पास आंकड़े थे, आज आंकड़े नहीं है। नंबर 1 तो धूल ये है। नंबर 2 धूल ये है कि जो अमेंडमेंट हम चाहते हैं, यानी जो महिलाओं के पक्ष में अमेंडमेंट है, उस पर आप बात नहीं करना चाहते। किसी महिला ऑर्गेनाइजेशन को आपने नहीं लिया, किसी महिला को, इनके यहां शाजिया इल्मी एक मुस्लिम महिला है, उनको बिल ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं लेके आए। इतना इनके अंदर भेदभाव है, इतना भेदभाव है कि आप खुद समझ लीजिए, एक मुस्लिम महिला, उसको भी बिल ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं लाए, उसकी भी राय नहीं ली गई। जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी उनको भी एक तरफ कर दिया गया। जितनी मुस्लिम मर्द ऑर्गेनाइजेशन थी या जितनी भी तंजीमें थी, जमात इस्लामी है, जमात अहले हदीस है, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अरे किसी को तो बिठाते, किसी से भी तो बात करते। आपने 22 तलाक को इसमें जोड़ दिया। आपने 3 साल का जो प्रावधान रखा है, 3 साल के प्रावधान के बाद उन बच्चों का क्या होगा जिनके पास कमाने वाला कोई नहीं, उस औरत का क्या होगा जिसके पास कमाने वाला कोई नहीं। आपने इसका प्रावधान, सरकार ने कुछ भी नहीं रखा। आप ये कहते हैं हम 30,000 रुपए महीना उस औरत को देंगे जिसके शोहर को जेल में डालेंगे। हमें भी खुशी होती कि आप औरतों के भले के लिए बात कर रहे हैं। अभी क्या मिलता है उस औरत को? ये पूरा देश देख रहा है। अभी क्या मिलता है उस औरत को जिसको 3 बार एक साथ तलाक देकर उसका हस्बैंड छोड़ देता है सड़क पर आने के लिए? अभी क्या मिलता है उसको? कौन करता है देखभाल उसकी? समीर भाई, अच्छा समीर भाई, मेरे एक बात का जवाब दीजिए। अगर एक गलती मैं करूं तो वही गलती आप भी करेंगे? बताइए मुझे आप। गलती आप क्यों करें? गलती मैं कर रहा हूं, गलती आप क्यों करेंगे? किसी महिला को जब ना इस्लाम ने इजाजत दी, नहीं आप मुझे बताइए ना, कानून ने इजाजत दी, अगर मैं तलाक देकर छोड़ रहा हूं, कहने का हक क्यों दें हम आपको? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल तो ये, गलती आप क्यों करें? गलती ना करें, इसीलिए तो कानून बन रहा है। मान लिया कोर्ट ने नहीं सुनिए, कोर्ट ने आदेश दिया, हमने सुन लिया आपकी, ट्रिपल तलाक मेल एंड वाइड है, हमने उसको मान लिया। नहीं ठीक है खत्म हो गई। यासिर यही तो बात है ना कि ट्रिपल तलाक लोग एक सिटिंग में ना दें, इसी को रोकने के लिए तो कानून बना रहे। नहीं, बिल की जरूरत है, कानून की जरूरत है, क्योंकि मानने के लिए तैयार नहीं है लोग, मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है, उसके बाद तमाम ऐसे मामले सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट हियरिंग तक का अगर डेटा उठाकर आप देख लीजिए तो ये हकीकत है ना यासिर? जी बिल्कुल। देखिए मुझे बहुत अफसोस है कि आज का जो ऐतिहासिक दिन था जी, जिसमें हम पिछले 2.5-3 साल से जेंडर इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस की एक लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ
जो हमेशा से जिन्होंने इसका एक तरह से बिल्कुल उसको खारिज कर दिया था, उसकी मुखालफत कर रहे थे, आज उन लोगों की चाल कामयाब हुई और वो बिल वहीं रुक गया है शीतकालीन तक के लिए। मैं इसमें आपको एक चीज बताऊं कि एक तो मैं बता दूं कि कल जो हिंदुस्तान ने देखा कि 125 और 105 से, वो मैं टेक्निकल जानकारी हिंदुस्तान को दे दूं कि वो जो जीत थी वो एक अलग है और राज्यसभा में अभी भी बहुमत नहीं है। ये जानकारी हिंदुस्तान के पास है, हिंदुस्तान के दानिश्वर लोग जानते हैं एनडीए के पास बहुमत नहीं है, लेकिन आपने अपना दबदबा दिखा दिया ना। हाँ, सभापति के चुनाव में आपने दबदबा दिखा दिया, दबदबा इसलिए वहां पे नहीं, और आपने देश को यह भी बता दिया कि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए, यानी यहाँ आप नहीं चाह रहे, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है उसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है। आप ये कम बड़ी बात समझ रहे हैं जिसमें 3 संशोधन जिस बिल के अंदर कर दिया गया, हाँ। जिसमें क्लियर कह दिया गया कि अगर औरत चाहे उसी वक्त समझौता करके उसको बेलेबल बनाया जा सकता है उस अपराध की जिसने पहले तो आप ये मान के चलिए कि अगर वो अपराधी है, उसने ट्रिपल तलाक दिया है तो वो अपराधी है। वो कैसे उसका खर्चा चलाएगा? पिछले 2.5 साल से हम लोग इस पे बहस कर रहे हैं, आज तक क्लियर किसी ने नहीं किया, जिसने अपोजिशन जितने लोग बैठे। कोर्ट तो उसको अपराधी मान नहीं रहा है, आप उसको अपराधी कह रहे हैं। कोर्ट तो उसको अपराधी मान नहीं रहा है, आप अपराधी कह रहे हैं उसको। अरे आप अपनी ज्ञान को थोड़ा सा अपने पास रखिए, बात कंप्लीट करने दीजिए पहले। आप अपनी बात को अपने पास रखिए। कोर्ट ने उसको अपराधी नहीं माना। जो ट्रिपल तलाक है, जो ट्रिपल तलाक है, उसको अपराधी मानते हैं। समाज के अंदर अपराधी कहने वाले कौन है? मुसलमानों को अगर यही समझाया गया होता, आज अगर कोई अपराधी नहीं है। मैं तो खैर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, इसका मतलब इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते आप। नहीं, सबकी राय सामने, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते आप। अरे हिंदुस्तान को आप ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मानते। मेरे से सुप्रीम कोर्ट कहता है वो अपराधी नहीं है, आप कहते हो अपराधी है। आज मैं अरे कभी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि वो अपराधी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक लाइन में फैसला दिया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बोलते बैठे बिल्कुल कहा है, ट्रिपल तलाक देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या चीज होती है? बात हो जाती है वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। थोड़ा जानकारी का इजाफा करिए। तलाक नहीं मानी जाएगी, मानना नहीं करते। जब तलाक नहीं मानी जाएगी तो कोई अपराध नहीं किया। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, एक मिनट समीर में मैं लूं आपको, मैं बताऊं कि देखिए, 1 मिनट अश्विनी जी, 1 मिनट, यासिर अपनी बात पूरी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड कह रहा है उसको, आप कह रहे हैं उसने अपराध कर दिया। ठीक है रशीदी साहब, अपनी बारी में बोलिए ना, अपनी बारी में। अरे नल एंड वाइड क्या मतलब होता है मैं बता रहा हूं। नल एंड वाइड क्या मतलब होता है मैं बता रहा हूं। मैं 30 सेकंड में रख दूं बात। अश्विनी जी, मुझे लगता है रशीदी साहब को भी पता है नल एंड वाइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है। मुझे मालूम ही नहीं है, इतने भोले वो भी नहीं है। जी देखिए, बोलिए यासिर। नहीं, आप ही को पता है। जो 5 बड़े मुस्लिम अदारे हैं, हाँ, देवबंद, बरेली, नदवा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको हम लोग नहीं मानते कि वो कोई बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन रखता है, लेकिन मैं आज जोड़ता हूं उन्हें भी, और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, इनके तमाम जो मेन लोग हैं उनके मैंने बयानात देखे हैं। आप कहीं ना कहीं उन्हें भी ये लग रहा था कि एक सिचुएशन बन रही थी और उसमें जो ये तीनों अमेंडमेंट आए हैं ये सबको पसंद आ रहा था। ये सबके सुबह से बयान चल रहे हैं उनके तमाम बड़े लोगों के, सबको ये लग रहा था कि आज बिल पास हो जाएगा। लेकिन 3 महिलाओं की जो पार्टी है, अभी अश्विनी जी ने कहा कि कांग्रेस की सोनिया गांधी, बहुजन समाज पार्टी की मायावती और टीएमसी की ममता बनर्जी के रहने के बाद भी अगर आज ये बिल लटका है, तो कह रही सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिए। नहीं, अगर ये बिल क्यों सिलेक्ट कमेटी के पास जाए? इतना शानदार बिल जब आपके सामने था तो आज पास हो जाना चाहिए था। हिंदुस्तान की जो 9 करोड़ मुस्लिम बहनें हैं उनको आज आप आजाद कर देते, लेकिन आज आप फिर एक गलती करिए और जिसका आपको 2019 में बहुत बड़ा भुगतान देना पड़े। ठीक है मौलाना सैफ अब्बास, अब दिक्कत कहां है? इन 3 अमेंडमेंट्स के बाद अब दिक्कत कहां है आपके हिसाब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ऐसा है कि आप अगर महिला आरक्षण बिल को ले लीजिए या 3 तलाक के बिल को लीजिए, आप देखिए कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं ये महिलाओं के नाम के ऊपर बेहतरीन तरीके से राजनीति कर रही हैं। आप आज बताइए कि जिस तरीके से जो बिल पेश किया जा रहा है और अमेंडमेंट की बात की जा रही है, उस अमेंडमेंट में हुआ क्या है? मर्द को सहूलत दी गई है, औरत के लिए क्या रखा गया ये बताएं ये लोग।
आज जो भी है वो सामने आके कह रहा है अगर इनको बिल पास कराना था तो पहले भी लाया जा सकता था। आज बिल पास करा के अब राज्यसभा नहीं होगी, नवंबर में होगी तो सेलेक्ट कमेटी को भेज देंगे और फिर 2019 का इलेक्शन इसी के ऊपर लड़ा जाएगा कि हम तो लेकर आए थे, इन्होंने नहीं होने दिया। वो मर्दों के वोट मांगेंगे, वो औरतों का वोट मांगेंगे। ये राजनीति पूरी चल रही है। महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, जो उनका इस्तेहसाल हो रहा है, उसको किसी की फिक्र नहीं है। किसके सिर फूटेगा आपके हिसाब से? ये मैच फिक्सिंग है। देखिए ये फिक्स है एकदम। अच्छा, ये फिक्स है। आपके सामने मैंने उदाहरण दिया, एक नमूना पेश किया। महिला आरक्षण बिल आज तक क्यों नहीं हुआ 20 साल से, जब सब लोग महिला के सपोर्टर हैं, जिससे 50 करोड़ महिलाओं को, देश की तकरीबन 50% महिलाओं को उससे सहूलत मिलेगी। क्यों नहीं आज तक किया? उसके ऊपर क्यों नहीं आज तक हुकूमत जो 4.5 साल से हुक्मरान है वो क्यों नहीं उसके ऊपर अमल कर रही है? उसको नहीं लेके आती। 9 करोड़ जो महिलाओं की बात की जा रही, उनकी की आप फिक्र है, 50 करोड़ महिलाओं की फिक्र आपको नहीं है। इसका मतलब सियासत हो रही है। सियासत हो रही है। सीबी पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर जज हैं। पांडे साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से अब ये 3 अमेंडमेंट्स हुआ है, अब अगर इसी स्वरूप में इसे लागू किया जाता है तो जिन नाइंसाफियों का हम जिक्र कर रहे थे ट्रिपल तलाक को लेकर, क्या उस पर लगाम लग पाएगी आपके हिसाब से, या अभी भी इसमें और अमेंडमेंट करने की जरूरत है जैसे कि डिमांड हो रही? नहीं, हम देखिए, अमेंडमेंट तो कानून जब बनता है तो परिस्थितियों के हिसाब से बहुत सारे अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। अब ये अलग इशू है, क्योंकि अगर कोई मुश्किल आती है और या कोई कानून ठीक से लागू नहीं हो पाता है तो बात उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट हमेशा करते रहते हैं, तो सतत प्रक्रिया है। लेकिन जो बात कही जा रही है ट्रिपल तलाक में, ये बात उठ रही थी कि एक तो आपने इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया है, और उसके बाद नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाएगा तो हस्बैंड तुरंत जेल चला जाएगा। तो इसलिए जो आपस में समझौते और वार्ता की बात रहेगी उसकी संभावना खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम तुरंत जेल नहीं भेजते हैं, चलिए आपस में समझौता का एक टाइम देंगे कि अगर ट्रिपल तलाक के बाद भी समझौता हो सकता है तो सब, क्योंकि ट्रिपल तलाक तो अगर कानूनन अवैध मान लिया गया तो वो कोई तलाक है भी, लेकिन वो फिर भी हस्बैंड तो मान रहा था कि तलाक है, कानूनन तलाक नहीं रह गया, क्योंकि उसको बता दिया कि ट्रिपल तलाक की कानूनी कोई मानता नहीं है, वो अवैध है, वाइड एविनिश मारा जाएगा। तो जब अवैध है तो उसकी कोई महत्व तो नहीं है। लेकिन अगर हस्बैंड ने उसके बाद भी अगर कहता है कि अपनी गलती मान लेता कि भाई हम ठीक है, हम तुमको रखेंगे, तो एक पीरियड होना चाहिए कि उसको समझौता करने का, तो इसलिए उन्होंने कंपाउंडेबल भी बनाया और वो बनाया। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बात उठ रही है कि महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, कौन पालेगा? अरे बाईगैमी में यहाँ शादी, अब दूसरी आप शादी कर ले तो क्या पहले औरत को आईपीसी में क्या रखा है, क्या प्रोविजन की उनको हम खर्चा देंगे तो हम दूसरी शादी करेंगे? तो बात है, वो एक अलग इश्यू है। मेंटेनेंस के जो अलग है कानून है जी, उस मेंटेनेंस का अलग इश्यू है, उसमें जाइए मांगिए। आज भी मेंटेनेंस का कानून है, अगर किसी ने छोड़ दिया किसी पत्नी को तो वो मेंटेनेंस जाके मांगेगी। मेंटेनेंस में क्या दिक्कत है? तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। वो अगर हस्बैंड जेल में है या जेल के बाहर है, उसके परिवार संपत्ति से ली जाएगी। अब किसी न किसी पांडे जी एक छोटा सा जवाब मैं आपसे और चाहूंगा, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह चुका है, नल एंड वॉइड बता चुका है कि भाई ट्रिपल तलाक अगर कोई देता है तो उसे माना नहीं जाएगा। ऐसी सूरत हाल में अभी, यानी ये कानून बनने से पहले जो शख्स अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देता है उसके साथ क्या सलूक करेगा कानून? क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनेगा उसके ऊपर? नहीं, ये अब तो यही तो ऑफेंस हो गया ना। अगर ट्रिपल तलाक गैर कानूनी मान लिया गया, अगर उसके बाद भी अगर ट्रिपल तलाक दे, बाकी तलाक के लिए कानून तो अब है ये जो नियम, जो शरीयत से मानिए चाहे जिस भी नियम से मानिए, कानून ने सिर्फ ट्रिपल तलाक को कहा कि ये गैर कानूनी है, और अगर ट्रिपल तलाक देंगे तो उसके लिए ऑफेंस उन्होंने बना दिया कि एक ऑफेंस है जिसमें कि 3 साल की सजा है, और ये ऑफेंस हो गया। अगर इस ऑफेंस को करेंगे तो आप एक साहब कह रहे हैं मुझे नहीं बने, मैं उससे पहले की अगर ऑफेंस है, उससे पहले की बात कर रहा था कि आज की तारीख में अगर कोई देता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, वो पहले वाले नहीं, उसमें तो उन्होंने कहा है, वो जजमेंट में जो कहा है कि अगर इसके बाद भी देते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनना चाहिए। लेकिन चूंकि कानून जिस जब से लागू होता है उस दिन से उसको माना जाएगा। पहले के मामले में कम से कम ये कानून नहीं लागू होता था, सजा देने वाला कानून।
जब तक ये कानून लागू नहीं हो मुझे लगता जाएगा है तब तक रशीदी सजा साहब वाली ने बात बहुत नहीं ध्यान बन से ये सकती। बात सुनी होगी। एक छोटा सा ब्रेक बाकी ले जो रहे हैं, अगर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। क्लियर ब्रेक कर के बाद इसी सवाल के वापस लौटते हैं कि जब ये 3 अमेंडमेंट्स हो गए हैं और जो सख्ती की बात हो रही थी उसको हल्का किया गया है, तो अब ऑपोजिशन को और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिक्कत क्या है? छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइए। तो आखिर बदलाव के बाद भी क्यों ऑपोजिशन को मंजूर नहीं है ट्रिपल तलाक बिल? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी, अभी फिलहाल जो हालात हैं उसमें ऑपोजिशन पर आरोप आप लोग लगा रहे हैं और उधर से आरोप यह लग रहा है कि दरअसल सरकार की नीयत साफ नहीं थी, इसलिए आखिरी दिन तक इस बिल को लटका कर रखा गया। मनीष तिवारी साहब तो खुलकर यह बात बोल रहे हैं। क्या बात मानते हैं आप? ये देखिए, पहली बात ऐसा होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्रम डिसाइड होता है, सुप्रीम कोर्ट की डेट्स डिसाइड होती है, ऐसे ही हाई कोर्ट की होती है, ऐसे पार्लियामेंट और असेंबली की होती है। पार्लियामेंट में कौन सा बिल कब आएगा क्यों सरकार तय नहीं करती है। वहां एक बाकायदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों के लोग होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि फला दिन ये मामला, इस पे बहस होगी, इस पे बहस होगी, इस पे बहस होगी, इस पे बहस होगी। ये एक शेड्यूल बन जाता है। ट्रिपल तलाक बिल पे सारी बहस हो चुकी है और 6 महीने पहले हो चुकी है। उन सारी बहस के बावजूद वो सब पास हुआ था। उसके बाद इन 6 महीनों में ये सुझाव आए, उन सुझावों को शामिल कर लिया गया। हमने ये नहीं सोचा था कि लेकिन जो अमेंडमेंट्स हुए उनको कैबिनेट ने मंजूरी कब दी है? विशेष रूप से कांग्रेस, जिसको नहीं आप समझिए, उसको कैबिनेट की, इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने उसको नोटिफाई कर लिया कि ठीक है ये अमेंड हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं, बस उस पर वोटिंग होनी होती है और पास हो जाता है कानून। जब कानून लास्ट फेजेस में आता है तो सेक्शन वाइज उस पर वोटिंग होती है। सेक्शन वाइज वोटिंग में वो प्रस्ताव, वो जो 3 अमेंडमेंट थे डाल दिए गए थे, आज का जो शेड्यूल था वहां पे, उस पर वो अमेंड हो जाता है। और मतलब मुश्किल से 1 घंटे का काम था, क्योंकि बहस पूरी हो चुकी थी, केवल वोटिंग होनी थी। अगर ये 2 बजे भी शुरू होता 3 बजे पास हो जाता, 3 बजे शुरू होता 4 बजे पास हो जाता। 1 घंटे का बचा हुआ था बस, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था। इसलिए न करना, मुझे लगता है आज बिल्कुल पूरी तरीके से कांग्रेस एक्सपोज हुई है। जो उसने कांग्रेस ने कहा, जो सुझाव दिए गए, उन सुझावों को शामिल किया गया, उसमें कंपाउंडिंग कर दी गई। और एक बात मैं आपको बताऊं समीर भाई, एक तो इतना बड़ा झूठ फैलाया गया। पहले इतनी दलीलें दी गई, आर्टिकल 25 में हमें छूट है कि मैं तलाक दूं, हलाला करूं, ये करूं, वो करूं, सब छूट है। इतना झूठ फैलाया गया 2 साल तक कि हमें आर्टिकल 25 तो कुछ भी करने का, गला काटने का या कुछ भी करने का मौका देता है। अब वो जब खत्म उतरा, अब कह रहे नहीं, कंपनसेशन कौन देगा? अरे आईपीसी में 500 अपराध हैं, इन 500 अपराध में किसी में कंपनसेशन नहीं दिया जाता। कंपनसेशन का प्रोविजन अलग से है, वो सीआरपीसी में लिया जाता है, वो कोई भी लेके जा सकता है। अब फिर एक नई झूठ शुरू हो गई। अब मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं, 2 तरीका है, या तो आईपीसी का 498A उसको हल्का सा अमेंड किया जाए, अदरवाइज ऑर्डिनेंस लाया जाए। ये 2 रास्ते बचते हैं, या नेक्स्ट अगले तो उस तक वेट किया जाए। बिल्कुल 498A में बहुत एक लाइन जोड़ना है, अपने आप ये ट्रिपल तलाक अपराध बन जाएगा। सिंपली ऐसे पॉलीगैमी आपको अगर बैन करना है, 494 से केवल 4 वर्ड काट के निकालना है, एक सेंटेंस काट के निकाल दीजिए 494 से, पॉलीगैमी सबके लिए अपराध हो जाएगा। अभी सबके लिए अपराध है, लेकिन उसके एक पर्सनल लॉ की आड़ में लोग अपना उससे सहूलियत मांगते हैं, वो अपने आप सबके लिए अपराध बन जाएगा। सिंपली हलाला 375 में एक लाइन जोड़ते ही हलाला अपने आप में रेप बन जाएगा। तो अब यही तरीका है, या तो आईपीसी में वो अमेंडमेंट कर दिया जाए, अदरवाइज ऑर्डिनेंस लाया जाए। क्योंकि ये विपक्षी पार्टियां जो अभी तक ये दुनिया भर की बातें करती रही कि आप ये कर दो हम कर देंगे, ये कर दो कर देंगे। एक बात मैं और बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं समीर, आप जरा इसको प्रैक्टिकली समझिए। ये जो लोग इतना बड़ा हवा खड़ा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति तलाक दिया, सुप्रीम कोर्ट से कह चुका तलाक अवैध है। अब अगर उसने तलाक दे भी दिया, गुस्से में दिया, नशे में दिया, कैसे भी दिया,
4 घंटे के कोई भी पत्नी ऐसी नहीं होती समीर कि अगर आप उसको गुस्से में तलाक दे दो और 10 मिनट के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद कह दो हमसे गलती हो गई तो पुलिस बुलाएगी। कोई नहीं पुलिस बुलाना चाहता। भारत में कोई ऐसी महिला, चाहे हिंदू हो, चाहे महिला हो, चाहे मुस्लिम महिला हो, कोई भी अपने परिवार को बर्बाद नहीं होना देखना चाहती, कोई भी अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहती है। तो अगर तलाक हो भी दे भी दिया गया, शाम को गुस्सा आया, तलाक दे दिया, अलग कमरे में सो गया, सुबह उसको याद आया उठने के बाद कि नहीं हमसे गलती हो गई, कह दिया बीवी से अरे छोड़ो कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई, वो क्यों पुलिस बुलाएगी? और हम कहते चलो एक बार उसने अगले दिन पुलिस भी बुला लिया तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेके जाएगी नहीं, पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी। अगर पूछताछ के पहले, पुलिस आने के पहले आपने बोल दिया कि अरे भाई कोई बात नहीं, गलती हो गई थी, तो पुलिस को कह देगा पुलिस वाले भैया तुम जाओ हमारा। और अब तो अदालत में भी आपको समझौते की गुंजाइश मिल रही है रशीदी साहब। ऐसा थोड़ी है कि अब तो इतना सॉफ्ट कर दिया गया है, जिस तरह की अगर आपको वहां भी मन नहीं भरा उठा के लेके चली जाएगी, अगर एक बार आपका ऐसे तो जेल चले जाएंगे तलाक देने वाले, ये सारा जो डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए रशीदी साहब। अब तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी थोड़ा हक की बात करनी चाहिए। नहीं पहले जी हो एक मिनट समीर बस 10 सेकंड और लूंगा। एक तो पहले कहते हैं कि तलाक होता ही नहीं है, 0.1% होता है, और फिर कहते हैं सारी जेल भर जाएगी। अरे जब 0.1% लोग तलाक देते हैं, उसमें अगर उन्होंने अपनी गलती कबूल कर लिया तो कहां से जेल भरने वाला, कौन जाएगा जेल? सही पॉइंट है। रशीदी साहब जवाब दीजिए। समीर भाई, मुझे खुशी इस बात की है, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है तो आदमी खुद उसमें गिर जाता है पहले। बीजेपी ने जो गड्ढा हमारे लिए खोदा था, आज वो उसमें खुद गिर गई है और इनके चेहरे से दिख रहा है कि हाँ ये गड्ढे में गिर चुके हैं। आज देश इनकी हकीकत को जान चुका है, देश इनकी असलियत को समझ चुका है कि कल के दिन किस तरह इन्होंने अपना आदमी नामित किया है और आज के दिन किस तरह ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर तो राजनीतिक बयान, सियासी बयान हो गया। कौन किसके लिए गड्ढा खोद रहा है? और मुस्लिम महिलाओं के लिए जो गड्ढा खुदा हुआ है उसको भरा जाएगा कभी पार्लियामेंट नहीं चलने दिया भैया। अब देखिए, आप लोगों ने अश्विनी उपाध्याय को आग लगेगी। अब कल आप लोगों ने सियासी गड्ढे को छोड़ आग लगेगी। अब आज आपने पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, अश्विनी उपाध्याय को आग लगेगी। अश्विनी जी अब बीच में आज आपने अब देखो इनकी दूसरी आग लगा दी। अब ये लंका जलाएंगे। रशीदी साहब आप बोलिए, लेकिन सियासी गड्ढे की बात मत कीजिए। अब ये लंका जलाएंगे, तुम में आग लगेगी, लंका जलाएंगे। अब ये इससे आपको वास्ता नहीं होना चाहिए। आप तो ये कहिए कि मुस्लिम महिलाओं का हक जो मारा जा रहा है वो हम कब देंगे? सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? ये सरकार क्या सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए आई थी? ये सरकार क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए आई थी? ये तो सरकार पूरे हिंदुस्तान की सरकार है। इसको तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। बस आप 4 साल में क्या हिंदुओं के लिए कोई काम किया है इन्होंने? जवाब मुद्दे पर बात ना कीजिएगा। नहीं, आप मुझे बताइए ना, 4 साल में हिंदुओं के लिए कोई काम किया है इन्होंने? मुसलमानों के लिए काम किया है? उस पर बात नहीं होगी। तो सुन समीर भाई मैं बात पूरी कर लूं। आज का विषय समीर भाई मैं बात पूरी कर लूं। समीर भाई बोलिए लेकिन मैं अपने देश के हिंदू भाइयों को एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस भ्रम से निकल जाएं कि बीजेपी हिंदू पार्टी है या हिंदुओं के लिए पार्टी बनी है। बीजेपी तो हिंदू का नाम रखकर मुसलमानों के लिए पार्टी बनी है। ये मुसलमानों के लिए काम करने वाली पार्टी है। मुझे फख्र है, मुझे एहसास है इस बात का, और मैं अप्रिशिएट करता हूं इनको कि ये कम से कम मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कम से कम हिंदुओं को ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि ये बीजेपी के लिए पार्टी, ये हिंदुओं के लिए पार्टी है। अगर ये पार्टी हिंदुओं के लिए होती, राम मंदिर पर बात करती, दफा 370 पे बात करती, कॉमन सिविल कोड पे बात करती, हिंदुओं को नौकरी देने पे बात करती, 15 लाख देने पे बात करती। ये तो हिंदुओं का नाम ही नहीं लेना चाहती पार्टी, हिंदुओं पर बात ही नहीं करना चाहती। बहुत अच्छी बात है। इनको कम से कम अब ऐलान कर देना चाहिए कि हम मुसलमानों को पार्लियामेंट में भी, विधानसभा में भी जवाब नहीं दिया, उनकी हिस्सेदारी के मुताबिक टिकट देंगे। खूब जमकर कर ली, इनको ऐलान कर देना चाहिए। यासिर लेकिन मंशा पर सवाल तो उठेंगे ना? देखिए, मंशा पे सवाल बिल्कुल आप कैसे कह रहे हैं उठेंगे, जब
हुसैन देलवी जैसे आदमी ट्रिपल तलाक पे जब कोई बड़ा सहाफी उनसे सवाल करता है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता के बारे में जिस तरह की अभद्र टिप्पणी करके ट्रिपल तलाक पे कांग्रेस का एमपी बयान देता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? उनकी सोच से आप अंदाजा लगा, यही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सियासी दल सियासत कर रहे हैं, लेकिन असल में दरअसल किसी की मंशा नहीं है कि इसको तुरंत पास कराया जाए। नहीं, कोई ये बात सही है। आप लोग भी चाहते हैं कि इस पर जमकर सियासत, सच्चाई को बयान किया है। उन्होंने खुद उस आदमी ने माफी मांग ली और यहाँ बैठे हुए हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अभद्र टिप्पणी नहीं थी। लेकिन आज भी कैसे होता है? आज भी कैसे होता? राज्यसभा से अगर पास हो जाता तो फिर लोकसभा में भेजा जाता। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस की बात करने वाले लोग आज कहां चले गए थे? आज का ऐतिहासिक दिन उन्होंने क्यों गवाया? आज क्यों 9 करोड़ जो मुस्लिम औरतें हैं, हम तमाम औरतों की बात करते हैं, इस सरकार ने दिखाया है अपनी इच्छा शक्ति कि वो आधी आबादी के लिए काम कर रही है, उनके फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। यहाँ पे बैठ के कुछ भी कहने से आप किसी सच को झुठला नहीं सकते। और जो आज का सच था वो हिंदुस्तान ने देखा है और हिंदुस्तान के लोग आपसे सवाल करेंगे बार बार। आज सुन लीजिए, बिल्कुल देखा, आज का सच बिल्कुल देखा है हिंदुस्तान, सीनियर लॉयर जो है, और मैं इनके साथ बिल्कुल देखा है हिंदुस्तान ने, कल का भी देखा था। पहले के वकील ने ये कहा, मैं तो हैरान कल का भी देखा है और आज का भी देखा है हिंदुस्तान ने। बता दूंगा कि उन्होंने कहा कि 7 साल की सजा होनी चाहिए। आज मुझे हैरानी ये हो रही थी कि वो हमारी तरफ कैसे आ गए। ये अश्वनी उपाध्याय साहब इसको तस्दीक करेंगे मेरे साथ डिबेट में। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो 3 साल को 3 साल वो कह रहे थे कि 7 साल, और ये धोखा दिया है इस सरकार ने। इस संशोधन को भी वो धोखा मान रहे थे। जो बहुत ही कद्दावर वकील है यहाँ के, बहुत अपने आप को सीनियर लॉयर हैं यहाँ के, और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के केस उन्होंने लड़े हैं। उन्होंने आज हमारे साथ एक डिबेट में इस तरह की बात करी। लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ यही तो कह रहे थे कि आप अवेयरनेस फैलाइए, अवेयरनेस फैलाइए। आपका हमेशा से कहना था कि 1 से 2% तलाक है, अब आप बदल के कि जेल का जेल भर जाएगा। अरे मौलाना सैफ अब्बास, आप अब भी वक्त है, संभलिए। मौलाना साहब अब्बास, भी वक्त है। ये बात आप मानते हैं क्या कि यहाँ पर मुसलमानों के मुस्तकबिल को ठीक नहीं कर पाएंगे? ठीक, यहाँ पर बात अवेयरनेस फैलाने की हो रही है, लेकिन अवेयरनेस जितनी फैलाई जा रही है उससे कहीं ज्यादा कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश हो रही है। बहुत अच्छी तकरीर करता हूँ, वो सबको मालूम है, हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। सैफ अब्बास साहब, ये बात मानते हैं आप क्या? कंफ्यूजन भी बहुत फैलाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से सियासी जमातें और कुछ लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूजन फैला रहे हैं, अगर सब में सच्चाई है तो अब तक औरतों के साथ जो उनका इस्तेहसाल हो रहा है एक कानून बनके सामने आ जाना चाहिए था। औरतें महफूज होती, 3 तलाक से छुटकारा मिलता। लेकिन कंफ्यूजन फैला के सिर्फ राजनीति की जा रही है और कोई औरतों का भला नहीं सोच रहा है। नहीं तो अब सैफ अब्बास साहब ये दलील दी जाने लगी कि भाई अगर जो शौहर है 3 तलाक देने वाला, वो अगर जेल चला गया तो पत्नी की देखभाल कौन करेगा? क्या आपको लगता है कि ये जो लॉजिक दिया जा रहा है, ये जो तर्क दिया जा रहा है, इसमें कुछ दम है? हाँ, इसमें दम इसलिए है कि हमको महिला को जो उसका इस्तेहसाल हो रहा है उसको रोकना है। तो अगर महिला का इस्तेहसाल रोकना है तो कुछ उसके लिए भी तो हम करें। अगर पति उसका जेल चला जाता है तो उसके लिए कुछ अक़लियती कमीशन से कुछ ऐसा सिस्टम बना के रख दे कि जब उसका पति जेल जाए तो इसको कुछ फौरी सहूलत मिल जाए। परमानेंट की बात नहीं कर रहा हूं, बात सुनिए, परमानेंट की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ फौरी सहूलत मिल जाए। एक मजदूर की बीवी अगर उसके 2 बच्चे हैं तो फौरी तौर पर कुछ उसका फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाना चाहिए, कुछ ऐसा प्रोविजन होना चाहिए, तब पता चलता है कि महिला के हित में काम हुआ है। आप महिला के हित में काम का नारा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ मौलाना साहब यकीन माने हफ्ते दिन के अंदर उसका भी सोल्यूशन निकलेगा। PIL डाल रखी है, अभी मैं बताना नहीं चाहूंगा, अगली उस पर डिबेट होगी, खुलासे से हम लोग बात करेंगे। ठीक है। पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, क्या मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। वेरी गुड, मैं शुक्रिया अदा करूंगा अगर ऐसा होगा तो। क्या ऐसा कोई अपराध है जिसमें अपराधी को अगर सजा मिले कितने भी साल की तो उसके घर वालों को कॉम्पनसेशन दिया जाए कि भाई क्योंकि अब वो इकलौता कमाने वाला सदस्य था, वो तो जेल के अंदर चला गया, तो उसके घर वाले क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कौन करेगा? अपराधी की बात ही नहीं कर रहा। प्रोविजन है क्या जो इसमें होगा?
नहीं, यहाँ पर भी तो अपराधी माना जाएगा ना फिर, गैर कानूनी काम करने वाला तो अपराधी ही होगा। मैं कह रहा हूं, देखिए पांडे जी देखिए समीर साहब, इसको दो ढंग से समझना होगा। नहीं, इसको दो ढंग से समझना होगा। जैसे अगर कोई तुरंत ही गिरफ्तार हुआ मान लीजिए इस कानून में, तो बेल का अधिकार तो है, ये 3 दिन में बेल करा के बाहर आ जाएगा। तो ये सवाल क्यों उठ रहा है कि वो जेल चला जाएगा तो कौन परिवार को रखेगा? अरे बेलेबल ऑफेंस है, और ये बेल के समय ये बात कही जा सकती है कि साहब हमारा परिवार है, हमको बेल दीजिए, और कहेंगे लोग, और ये बेल से निकल आएगा 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते भर में, तो वो औरत मरने जाएगी। तो ये तो बात हुई नहीं। अब दूसरी बात यह है कि जब वो उसकी सजा हो गई मान लीजिए 3 साल की, तो उसके बाद 3 साल की सजा में सीआरपीसी में प्रावधान है कि किसी भी, अगर कोई भी एक्यूज्ड है, अगर उसकी सजा होती है तो जो विक्टिम है, जो उसे ग्रसित है, उसको कंपनसेशन देने का प्रावधान बहुत पहले चला रहा है। और बल्कि इधर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फैसलों में कहा कि भाई इस कानून को सख्ती से लागू करिए, वो चाहे ट्रिपल तलाक के मामले में हो, चाहे किसी मर्डर के केस में हो, या किसी भी केस में हो, वो सबके लिए लागू हो रहा है। तो वो दिक्कत नहीं है। ये बात लोगों को समझने की जरूरत भी है, और समझाने की भी जरूरत है कि ये कानून में बाधा नहीं पड़ रही। ये महिलाओं के, देखिए कानून है क्या, ये महिलाओं के प्रोटेक्शन का कानून है ना ये। हाँ, ये प्रोटेक्शन कानून है। ये ट्रिपल तलाक जो एक कुरीति बन चुकी थी, उस कुरीति को खत्म करने के लिए एक प्रोटेक्शन का कानून है। और मैं कहूँ सरकार को इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। इस कुरीति को खत्म करना है तो पार्लियामेंट नहीं पास करे, ऑर्डिनेंस लाके जल्दी से जल्दी कानून को बनाना चाहिए। अगर आप महिलाओं के लिए वादा किए हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो फिर विलंब करने क्या करने की जरूरत है? इसमें तुरंत ऑर्डिनेंस लाके कानून को लागू करना चाहिए, महिलाओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज महिलाओं को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ये अलग बात है। ये कुरीति मुस्लिमों में, अगर ऐसी कुरीति हिंदुओं में रहती तो सरकार का उसका भी दायित्व था कि उसको खत्म करती। आगे हिंदू लॉ में वो भी खत्म होनी चाहिए थी। अगर हिंदू महिलाओं को किसी भी मजहब में होती है ऐसी कुरीति, तो वो खत्म होनी चाहिए थी। 4-5 शादी करते थे हिंदू, तो उनको प्रोटेक्शन होता, बिल्कुल, तो उसमें होती। महिलाओं के राइट के प्रोटेक्शन के लिए अनावश्यक रूप से इसको धार्मिक जल्दी से कलर देने की चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि इस तरह के 10-12 केसेस में एफआईआर दर्ज हो और सजा हो जाए। मैं तो बहुत ज्यादा कह भी नहीं रहा हूं, 10-15 नजीर पेश हो जाएगी और ट्रिपल तलाक बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप यकीन माने, ये सारा मसला खत्म हो जाएगा कि कौन उसको कैसे भरण पोषण का क्या उसका होगा, कैसे होगा। 15-20 केसेस हो जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये मामला जैसे छोटे छोटे अपने जिला अदालतों में जाएगा, उनको सजा हो। अगर ट्रिपल तलाक बंद नहीं हो जाए तो आप मुझे कहिएगा, मैं भी यही। और अश्विनी जी जस्टिस पांडे जो बात कह रहे हैं उसके हिसाब से तो फिर कॉम्पनसेशन भी कोई मुद्दा नहीं बचा। मैं यही तो कह रहा हूं समीर, केवल ये लोग गुमराह कर रहे हैं। कंपनसेशन आज नहीं, सीआरपीसी जब से बनी 1973 से तब से चल रहा है। साहबानों को 1984 में उसी कानून के सहारे साहबानों को कंपनसेशन अलॉट हुआ था। ये लोग पता नहीं कहां से कंपनसेशन मांग रहे हैं। अरे 1973 में से ये कंपनसेशन चल रहा है भैया। और केवल 3 तलाक नहीं, किसी में भी आदमी ने जेल चला गया, किसी के मर्डर में आदमी ने कोई और काम कर दिया, किसी भी कंडीशन में अगर वो आदमी चला गया, उसके घर में उसकी पत्नी को या उसकी मां को अगर वो बेसहारा है, उसके लिए कोर्ट वही इंतजाम कर देती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग, मैं कहता रहा हूं ना, यानी रशीदी साहब केवल अपना नैरेटिव चेंज करते हैं। और सबसे बहुत आश्चर्य की बात बताऊं मैं आपको, खोखली साबित हो गई। एक मिनट 10 सेकंड, समीर 10 सेकंड के लिए सुनिए। आज एक चैनल पे मैं और हम 2 लोग थे वहां पे, आज बाकायदा पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नई दलील देना शुरू किया। पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है 3 साल की नहीं 7 साल सजा होनी चाहिए। 3 साल तो बहुत कम है। तो पर्सनल लॉ बोर्ड अब दोबारा एक नई लाइन लेके आ गया। इसका मतलब इनका इंटेंशन ठीक नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, अगर आज इन्होंने पार्लियामेंट को 1 घंटे चलने दिया होता, जो सुबह से इन्होंने ड्रामेबाजी किया, पार्लियामेंट को बंद करके रखा है, 1 घंटे चलने दिया होता तो कानून बन गया होता। ठीक है, नहीं कानून तो नहीं बन गया होता क्योंकि अमेंडमेंट्स आपने बता दिए हैं। तो अब तो अगर ये कानून पास भी हो जाता है, यहां राज्यसभा से ये बिल पास भी हो जाता, तो फिर लोकसभा में जाता। रशीदी साहब मुझे बताइए, कॉम्पनसेशन वाली जो बात है, नहीं मैं वही कह रहा हूं ना। नहीं जी, अगर जी रशीदी साहब जल्दी से जी। देखिए समीर भाई एक बात सुन लीजिए। जैसा इन्होंने लालन पोषण का कहा है कि भाई वो तो पहले से 73 से चला आ रहा है, ऐसे ही 498 डाउरी केस जो है, ये पहले जहेज केस वगैरह के केसेस चल रहे हैं।
कितने मुसलमान जेल में हैं आप मुझे बताइए, आप आंकड़े निकाल लीजिए। कितनी औरतों ने अपने शोहरों को जेल पहुंचा दिया। वो पहले से चल रहा है। अगर वो पहले से चल रहा है तो आज नया कानून लाने की क्या जरूरत है भाई? उसी कानून को रहने दीजिए। कंपनसेशन जब पहले से है और नहीं मिल रहा है तो डाउरी एक्ट में जो लोग जेल में जा रहे हैं तो नए कानून की जरूरत क्या है? ये कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं देश को। और इनकी नीयत में डाउरी एक्ट इतना इजी वे में कंफ्यूज कर रहे हैं रशीदी साहब। अरे कहां गुमराह कर रहे हैं रशीदी साहब? इतना क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? मुसलमानों को जेल भरना चाहते हैं। अरे मुसलमानों को जेल नहीं भरना चाहता, को जेल भरना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। आज भी मेरे पास वक्त नहीं था। सरकार की देन थी। मुझे लगता है देखिए इस तरह की कोई भड़काने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। यूपीए का वो मुझे लगता है ये भड़काने वाली और लोगों को कंफ्यूज करने वाली बातों से हमें बचना चाहिए कि मुसलमानों से जेलें भरने की कोशिश है और ये सारी बातें लोग समझते हैं कि इनका कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब ख़ैर।